जय हिंद साथियों, आप सबों को चाणक्य क्लासेस बरवाडे के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, हम लोग बायोलॉजी का क्लास कर रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोग विटामिन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, जिस टॉपिक का नाम है सेल। आज हम लोग कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम कोशिकाओं के बारे में स्टार्ट करते हैं कि कोशिका क्या होता है। देखो, कोशिका हम लोग किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें जानना है कि कोशिका है क्या। लाइट। ठीक है, कोशिका क्या है, आज हम लोग कोशिका के बारे में जानते हैं। देखो, कोशिका बोलते किसको है, ठीक है। कोशिका बोलते किसको है। अगर हम बात करें कोशिका की, तो देखो, एक कोशिका के बारे में जो जानकारी की अगर हम बात करते हैं ना, तो कोशिका एक लैटिन शब्द से आया है, ठीक है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द, ठीक है। लैटिन शब्द एक सेलुला था। क्या था? सेलुला, ठीक है। इस सेलुला को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक। या इसी को हम लोग बोलते हैं छोटा कमरा। क्या बोलते हैं? छोटा कमरा। तो यह जो सेलुला वर्ड था ना, इसी सेलुला वर्ड से का लिया गया है सेल। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेल किस भाषा का शब्द है, तो बोल देंगे कि सेल एक लैटिन भाषा के शब्द है। लैटिन भाषा में कौन सा? सेलुला। उसी सेलुला से का लिया गया है सेल, और उसका अर्थ क्या होता है? कोष्ठक या छोटा कमरा। यह बात जो है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इस चीज को देखा। और रॉबर्ट हुक जो था ना, एक वृक्ष था जिसका बोलते हैं ओक का, ठीक है। ओक नामक एक का था, ट्री था। और इसी का छाल, ठीक है, इसी का छाल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्क। कार्क बोले या इसका क्या बोले? छाल। तो सबसे पहले इन्होंने जब ओका नामक ट्री के जो छाल में देखा, तो छाल में एक मधुमक्खी के छाते के समान संरचनाएं उसको दिखाई दिया, इस तरीका से, ठीक है। ऐसे संरचनाएं दिखाई दिया, उसमें छोट छोट का था, ऐसे होल टाइप में बने हुए थे। और इसी होल को उन्होंने नाम का दिया था कोष्ठक। इसी होल को उन्होंने नाम का दिया कोष्ठक। अब इसी कोष्ठक को बाद में नाम का दे दिया गया सेल, अर्थात क्या बोला गया? कोशिका, ठीक है। क्या बोला गया? कोशिका। हम बात करें कोशिका की खोज की ना, तो कोशिका का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। और इसमें इन्होंने जो खोजा था, कैसी कोशिका का खोज किया था? तो इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक जो था ना, रॉबर्ट हुक सन 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया। कोशिका का क्या करता है? खोज करता है, ठीक है। कोशिका का क्या किया? खोज किया। और वह कैसी कोशिका थी? यह कोशिका था मृत। अब मृत में भी कैसा? तो यह एक पादप कोशिका था। पादप कोशिका। तो जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में किया था। कैसी कोशिका था? मृत। और वह कोशिका कौन था? तो पादप कोशिका था। यह सभी जानकारी जो है रॉबर्ट हुक ने अपनी एक पुस्तक, पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने यह सभी जानकारी को क्या किया था? प्रकाशित किया था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोशिका के बारे में जानकारी सबसे पहले किस पुस्तक में आई थी? तो क्या बोलेंगे? माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक था ना। माइक्रोग्राफिया नामक का था, पुस्तक था, जिसको लिखा किसने था? रॉबर्ट हुक ने लिखा था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में ही कोशिका का क्या था? खोज किया था। यहाँ से तीन ही चीज आएगा। कोशिका का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। किस वृक्ष में किया था? तो ओका नामक ट्री में किया था। किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। कैसी कोशिका था? तो मृत। और वह कैसा कोशिका था? तो वह पादप कोशिका का क्या था? खोज किया था। अगर हम आगे बात करते हैं कोशिका की ना, अब यहाँ से देखो, कोशिका जो है सेल, कोशिका के अध्ययन की अगर हम बात करें, इसका जो स्टडी होता है, अध्ययन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी या इसी का नाम होता है सेल बायोलॉजी, ठीक है। इसी का नाम क्या होता है? सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी बोले या कोशिका विज्ञान बोले, दोनों एक ही होता है, ठीक है।
साइटोलॉजी, साइटोलॉजी या इसी का नाम का होता है कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ कोशिका विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो कोशिका विज्ञान में सेल का अध्ययन होता है, या साइटोलॉजी भी क्या बोलते हैं, कोशिका का अध्ययन होता है। अगर हम इसमें बात करें कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते थे, साइटोलॉजी। अब आगे जब बढ़ता है तो इन्होंने क्या किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, कौन, तो रॉबर्ट हुक किया था, साइटोलॉजी नाम दिया गया, लेकिन देखो खोज किया था कौन, रॉबर्ट हुक, इसलिए कोशिका विज्ञान का जो पिता होगा, ठीक है, कोशिका विज्ञान जो है ना, कोशिका विज्ञान का पिता। क्वेश्चन पूछेगा फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक, का नाम दे देंगे रॉबर्ट हुक। तो कोशिका विज्ञान का पिता भी किसको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने ही किया था। कोशिका शब्द भी कौन दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। जो सबसे पहले जानकारी देता है उसी को उसका काम माना जाता है, फादर माना जाता है, इसलिए कोशिका विज्ञान का पिता भी किसको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था ना, इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, किसमें खोज किया था, तो पादप में खोज किया था। लेकिन जंतु की अगर हम बात करें, इससे जब कुछ समय बीतता है तो 1674 में, तब 1674 ईस्वी में एक और साइंटिस्ट आते हैं, एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने क्या करता है कि तालाब की जल में, ठीक है, तालाब जो था ना, तालाब की जल में, तालाब की जल में उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। किसका, तो जीवित कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने किया था। किसमें किया था, तो तालाब के जल में किया था ना, तालाब के जल में उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। और यहाँ पे जो ल्यूमेनहॉक ना, जीवित कोशिका का खोज कौन कर दिया, एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। इसलिए ल्यूमेनहॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं ना, इसको क्या बोल सकते हैं, सूक्ष्म विज्ञान का पिता। देखो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म विज्ञान का पिता, सूक्ष्म विज्ञान का पिता, सूक्ष्म विज्ञान का पिता भी बोल सकते हैं। या ये क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया ना, यानी जीवाणु विज्ञान के पिता, यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ना, बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी किसको जानते हैं, तो एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक को जानते हैं। या इसी को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। अब यहाँ पे जीवित कोशिका का खोज भी हो गया, मृत कोशिका का भी खोज हो गया। अगर हम इसमें और आगे बात करते हैं तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा की बात करें, तो यहाँ पे सबसे, अगर हम छोटा कोशिका, अगर हम सबसे छोटी कोशिका का बात करते हैं, इसमें सबसे छोटी कोशिका का बात करेंगे, और एक होता है बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका। अगर हम सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करने चलते हैं, तो सबसे छोटी कोशिका जो था ना, माइकोप्लाज्मा था। सबसे छोटी कोशिका किस जीव का था, तो माइकोप्लाज्मा का था। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, गैलीसेप्टिकम नाम है ना, गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम। ठीक है, पूरा नाम गैलीसेप्टिकम है, तो माइकोप्लाज्मा ही याद रखना। ठीक है, यानी सबसे छोटी कोशिका का था माइकोप्लाज्मा नामक जीव की कोशिका जो थी ना, सबसे छोटी थी। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जो कहाँ रहता है, समुद्री जीव है ना, समुद्र में रहता है। एक ऐसा जीव है बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहता है, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है, इसलिए माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेंगे किसकी सबसे छोटी कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं। अगर हम सबसे बड़ी की बात करें, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, इसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। ये तो मोटे तौर पर सजीवों की बात हो गई ना, अगर कोई भी सजीव है तो अगर उसकी हम छोटी कोशिका की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें, ये तो पूरे सजीव हो गया। अगर हम मानव की बात करते हैं, अगर हम इसमें बात करते हैं मानव, अगर हम मानव की बात करेंगे तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है, मानव में जो होती है छोटी कोशिका,
अगर हम बात करें मानव में छोटी कोशिका, याद रखना मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। क्या होती है? शुक्राणु, स्पर्म होती है। जबकि अगर हम बड़ी कोशिका की बात करें, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में अगर हम बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो उसका नाम होता है अंडाणु। का नाम होता है अंडाणु, यानी ओवम होता है, यानी एग बोल सकते हैं। ठीक है, ओवम या क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्राणु। जबकि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम या अंडाणु बोलते हैं। अगर हम बात करें लंबी कोशिका का, इसकी बात कर दें, लंबी कोशिका का अगर हम बात करेंगे तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है ना, वो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है। लेकिन अगर ऐसे पार्टिकुलर जनरली पूछ लिया जाए कि बताओ महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, देखो स्पर्म तो महिलाओं में पाया नहीं जाएगा। स्पर्म किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। लेकिन अगर वहां पे पूछ ले कि बताओ महिलाओं के शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, अगर हम बात करें महिलाओं में ना, महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका, या स्त्री में सबसे छोटी कोशिका लिख सकते हैं। स्त्री में सबसे छोटी कोशिका, स्त्री में सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो स्त्री में सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेसल्स, यानी लाल रक्त कणिका की जो कोशिका होती है ना, वह क्या होती है? सबसे छोटी होती है। तो अगर पूछ दे कि बताओ फीमेल में सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो क्या बोल देंगे? आरबीसी की कोशिका सबसे छोटी होती है। लेकिन अगर हम बड़ा की बात करें तो बड़ा क्या होता है? अंडाणु होता है। लेकिन वह बड़ा तो मेल में होता नहीं है। अगर वो पूछ ले कि बताओ पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो वहां पे तो पुरुष में तो ओवम होता नहीं है। अगर यहाँ पे पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, यानी पुरुष में बड़ी कोशिका, पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका, पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी कोशिका किसको लिया जाता है? न्यूरॉन को ही लिया जाता है। किसको लिया जाता है? न्यूरॉन को। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका है या सबसे लंबी कोशिका पूछे तो भी का आंसर होगा न्यूरॉन। अब स्त्रियों में जो सबसे छोटी कोशिका हो जाता है वह क्या होता है? आरबीसी की कोशिका होती है। लंबी कोशिका बोलेंगे तो न्यूरॉन होता है ना। न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका होती है जो जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। तो याद रखना, जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता, जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है। ठीक है, जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे कि कौन सी ऐसी कोशिका है जो जन्म के बाद अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, वो अपना स्थिति को यथावत बनाए रखता है, तो कौन होता है? न्यूरॉन कोशिका होती है। क्योंकि न्यूरॉन कोशिका में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। तो छोटी बड़ी की बात जो होती है कोशिकाओं में हम लोग इसमें क्या करते हैं? जानते हैं। यानी यहाँ पे छोटी कोशिका क्या हो गया? शुक्राणु, बड़ी कोशिका अंडाणु, लंबी कोशिका न्यूरॉन, स्त्री में सबसे छोटी आरबीसी, और पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। और न्यूरॉन कोशिका में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता। अगर हम आगे बात करते हैं कोशिका, अगर इस कोशिका के सिद्धांत जो था ना, अगर हम बात करते हैं आगे कोशिका सिद्धांत, यानी सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत की बात जो था ना 1838-39 में, कब? 1838-39, 1838 और 39, 1838-39 में एक था स्लाइडेन और एक का था स्वान। यानी स्लाइडेन जो था ना, एक का था स्लाइडेन एवं स्वान था। ठीक है, स्लाइडेन और यम का था स्वान, दो साइंटिस्ट थे ना, स्लाइडेन यम स्वान था। स्लाइडेन ने कहा क्या था कि पादप कोशिका की, पादप कोशिका ना, स्लाइडेन ने सबसे पहले किसके बारे में सिद्धांत दिया था? तब पादप कोशिका सिद्धांत दिया था। जबकि स्वान जो था ना, यह जंतु कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया था, जंतु कोशिका। पादप कोशिका के बारे में जो अध्ययन कर रहा था वो कौन था? स्लाइडेन। जबकि जंतु कोशिका के बारे में जो अध्ययन करने का काम कर रहा था वो कौन कर रहा था? स्वान। अभी दोनों ने जब मिला दिया, इन्होंने दोनों की जब थ्योरी को मिलाई गई, उसी का नाम दिया गया कोशिका सिद्धांत। का नाम दिया गया? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कब दिया था? तो 1838 और 39 ईस्वी में दिया था। अगर वो पार्टिकुलर पूछ ले
कि बताओ श्वान किस प्रकार के कोशिका में अध्ययन कर रहा था, जंतु कोशिका में, और एक इसमें था पादप कोशिकाओं में क्या कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। और इन्होंने ही अपना कोशिका सिद्धांत में बताया कि कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, वह जो बना होता है ना अत्यंत छोटे छोटे कणों से यानी छोटे छोटे अणुओं से बना होता है, और वही को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका। अर्थात किसी भी जीव का जो निर्माण होता है ना वह किससे निर्माण होता है, कोशिकाओं से। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, इन्होंने सिद्धांत दिया कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। अब कोशिका के जब बने होते हैं ना, तो कोशिका को जिससे बनेंगे उसी को तो क्या बोलते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। इसलिए कोशिका को क्या बोलते हैं, संरचनात्मक ना, यानी सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, इसलिए कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं ना, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई क्या बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई। इन्होंने ही बताया कि कोई भी जीव जो होता है ना, उसका शरीर जो होता है कोशिकाओं यानी अत्यंत छोटे छोटे कोष्ठकों से मिलकर बना होता है, और उसी कोष्ठक को नाम का दिया जाता है कोशिका, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने उसी कोष्ठक का नाम का दिया था सेल। अर्थात कोई भी जीव जो होगा ना किससे बनेगा, कोशिका से बनेगा, और वही कोशिका उसका क्या होगा, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो जाएगा। दूसरा बात इन्होंने बोला कि कोई भी जीव ना, अगर कोई जीव एक कोशिका से बनी होती है, अगर कोई जीव एक कोशिका से बनी होती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एकल कोशिकीय जीव कहते हैं। और वही उसका कोशिका जो होगा ना सारी क्रियाओं को करेगा। यानी कोई जीव जब एक कोशिका से बनता है ना, यानी एक कोशिका से बने हुए जीव ना, एक कोशिका से बने जीव को, ठीक है, बने जीव को क्या बोलते हैं, एकल कोशिकीय जीव, एकल कोशिकीय जीव, ठीक है, एकल कोशिकीय जीव कहा। जबकि अगर वह अत्यधिक ना बहुकोशिकीय जीव इसको बोलते हैं, जब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जब कई कोशिकाओं से मिलकर बना हो ना। और दूसरा बोला कि जो जीव कई कोशिका से मिलकर बना है, कई कोशिका से मिलकर बना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव जो होता है ना, वह एक कोशिका से न मिल करके वह कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन, बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव कई कोशिका से मिलकर बना होता है। और इन्होंने तीसरा बात क्या बोला, इन्होंने तीसरा बात बोला कि हमारी जो शरीर है ना, इसकी जो कार्य होती है, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं, जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, वह कहाँ पे होती है, कोशिकाओं के ही अंदर में होती है। और यह जब तक बायोकेमिकल रिएक्शन यानी जब तक जैव रासायनिक क्रिया होती रहेगी, तब तक ही मेरा कहा है जीवन संभव है। इन्होंने बोला, तीसरी बात इन्होंने यह बता दिया कि जैव रासायनिक क्रिया जैव रासायनिक क्रिया कहाँ पे होती है, कोशिका में होती है। जैव रासायनिक क्रिया कहाँ पे होती है, कोशिका में होती है। इन्होंने तीन बात बोला, ठीक है, इन्होंने तीन बात बोले कि कोई भी जीव जो है ना, वह किससे निर्माण होगा, अत्यंत छोटे छोटे कोष्ठकों से निर्माण होता है। उसी कोष्ठक को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका। इसलिए कोशिका जो होती है ना, वह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यदि कोई जीव जो है ना, अगर वह एक कोशिका से बना, उसका नाम क्या हो जाएगा, एकल कोशिकीय। अगर कोई अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। जैसे अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीव की ना, अगर हम बात करते हैं किसकी, तो एक कोशिकीय जीव, इसका एग्जाम्पल पूछता है कि बताओ इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव में सबसे अगर ज्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन है तो कौन है, अमीबा। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, युगलिना है। ठीक है, तीसरा क्लाइडोमोनस है, ठीक है, पारामीशियम है। यह सभी जीव कैसे है, तो एक कोशिकीय है, क्योंकि इसका जीव जो है ना एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। यह जो एक कोशिकीय जीव जो होता है ना, ये एक कोशिकीय जीवों की जो कोशिकाएं होती है ना, वह अपना आकार बदलते रहती है। क्यों, क्योंकि यह एक ही कोशिका से सारा काम करता है।
भोजन भी उसी से ग्रहण करेगा, उत्सर्जन भी उसी से करेगा, यानी सारी क्रियाएं जो होती है ना उन्हीं से करते हैं। यानी एक कोशिकीय जीव जो होता है ना, इसके जो भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बता एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ना, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन ग्रहण करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं ना। यह क्या होता है? भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन ग्रहण करने की विधि। तो भोजन ग्रहण करने की विधि जो होते हैं ना, एक कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कोशिका, अगर हम इसको आगे और अध्ययन करें तो कोशिका सिद्धांत जो था ना कहाँ पे लागू नहीं होता है, इस चीज को भी याद रखना। तो याद रखना, यह अपवाद है, नोट करके लिख लो कि कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत जो होता है ना, कोशिका सिद्धांत वायरस यानी विषाणु में लागू नहीं होता है, विषाणु में लागू नहीं होता, विषाणु में लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विषाणु विषाणु जो होते हैं यानी वायरस जो होते हैं ना, कोशिकीय जीव नहीं होते हैं। यह कैसा? अकोशिकीय जीव है। ठीक है, यह कैसा जीव होता है? तो अकोशिकीय जीव होता है। यह कैसा जीव होगा? तो यह अकोशिकीय जीव होता है वायरस। इसलिए वायरस में जो होता है ना, हमारा कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि वायरस जो होता है ना, वायरस का अगर बाहर अभी है वातावरण में तो निर्जीव अवस्था में, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा, हमारे शरीर की एक्टिविटी को क्या करेगा? अनुसरण करेगा, और वो क्या होगा? सजीव के जैसा कार्य करना शुरुआत करता है। इसलिए याद रखना कि कोशिका सिद्धांत कहाँ पे लागू नहीं होगा? तो वायरस में कोशिका सिद्धांत कभी लागू नहीं होता। अगर हम बात करें कोशिका, कोशिका के प्रकार की अगर हम बात करते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका का प्रकार, अगर हम बात करते कोशिका के प्रकार ना, तो कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कोशिका के अगर हम प्रकार की बात करें तो कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबको पता होगा कि पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु कोशिका। क्या बोलते हैं? जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल बोलते हैं। जबकि दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? पादप कोशिका। क्या बोलते हैं? पादप कोशिका। तो पहला जो होता है जंतु कोशिका होता है, दूसरा का होता है पादप कोशिका होता है। यानी पादप में जो पाए जाने वाले कोशिका होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? पादप कोशिका। और जंतु में जो पाए जाने वाले होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? जंतु कोशिका बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसका कुछ डिफरेंस देखते हैं ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे देख लो, इसका आकार देख लो कैसा है? जंतु कोशिका है। ये कैसी कोशिका है? तो यह जंतु कोशिका है। ठीक, जबकि यह कैसा है? तो पादप कोशिका है। ये कैसा कोशिका है? तो यह पादप कोशिका है। ठीक है, जंतु कोशिका और क्या है? पादप कोशिका। अगर हम इसके आकार की बात करें साथियों, ये देखो इसका आकार कैसा है? इसका आकार गोला टाइप में है। यानी जंतु कोशिका का आकार कैसी होती है? गोला होती है। जबकि इसको देखो ना, इसमें यहाँ पे देख लो कैसा है? चकोर है। तो जो पादप कोशिका होती है ना, उसकी आकार कैसी होती है? चकोर होती है। अब यहाँ पे देखना कि जंतु कोशिका में देखो एक ही लेयर होगा। ठीक है, जंतु कोशिका में देखो एक ही लेयर है, जबकि यहाँ पे पादप कोशिका में देखो 2 लेयर है। क्योंकि पादप कोशिका का जो बाहरी भाग होता है ना, बाहरी परत, पादप कोशिका का जो बाहरी परत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। जबकि जंतु कोशिका का जो बाहरी परत होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो जो जंतु कोशिका है ना, उसकी अगर बाहरी परत की अगर हम बात कर दें तो बाहरी परत का नाम हो जाएगा कोशिका झिल्ली। जबकि अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका का बाहरी भाग का हो जाता है कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति के बाद उसका जो दूसरा परत बोले तो यहाँ पे होता है कोशिका झिल्ली। यहाँ पे क्या होता है? कोशिका झिल्ली। तो याद रखना कि जंतु कोशिका जो होती है ना, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोशिका के अंदर जो होते हैं ना, कई प्रकार के सेल ऑर्गेनल होते हैं। यानी कोशिका के अंदर जो होते हैं ना, कई प्रकार के सेल ऑर्गेनल होते हैं, और वही सेल ऑर्गेनल क्या करता है? सारी क्रिया को करता है। जैसे देखना, अगर हम सेल ऑर्गेनल की बात करें तो कौन हो जाएगा? विक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म होता है, लाइसोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली बोलते हैं, सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो यह कई प्रकार के क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। हम
एक अलग अलग कोशिकांगों के बारे में अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। अलग आज हम इसको पहले जान लेते हैं नाम क्या क्या होता है। अगर हम पादप की बात करें तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, सेल वॉल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लार्ज वेक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस भी होता है। अब यहाँ पे गोल्गी बॉडी भी होता है ना, इसमें क्या होता है, गोल्गी बॉडी होता है जिसको डेक्टोसोम बोलते हैं, डेक्टोसोम कहते हैं। तो यहाँ से गोल्गी बॉडी भी होता है, ठीक है। लाइसोसोम तो नहीं होता, सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता है। सेंट्रोसोम और लाइसोसोम जो होते हैं इसमें ना पादप में, वो अत्यंत बहुत छोटे होते हैं। सेंट्रोसोम और लाइसोसोम जो बहुत छोटे होते हैं ना, तो यह इसका कहा था अंतर था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग पहले तो जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। जंतु कोशिका के बारे में क्या होता है, एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे कोशिका अगर हम बात करें तो कोशिका कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के। अगर इसके बाद फिर और एक साइंटिस्ट आया 1855 ईस्वी में, कब, 1855 ईस्वी में, जिसका नाम था बिरचू। 1855 ईस्वी में आया बिरचू। उन्होंने बोला कि कोई भी कोशिका, कोई पूछा गया उससे कि भाई बताओ, स्लाइडेन स्वान से पूछा गया कि बताओ कोशिका किससे बनी होती है। इन लोगों के पास तो जवाब था नहीं, क्योंकि ये लोग तो सीधा बोल दिए थे तो कोई भी जीव जो होते हैं ना, वह उसका शरीर किससे बना होता है, कोशिका से। इसी बात को उन्होंने 3 बात ही बोला था, और चौथा बात जोड़ने का काम कौन किया था, बिरचू। इन्होंने 4th पॉइंट को जोड़ा था और बोला कि कोई भी कोशिका जो होती है ना, वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। अर्थात पुरानी कोशिका का होती है, विभाजित होती है, और नई कोशिका का करते निर्माण करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कोशिका जो होती है ना, यहाँ पे कोशिका जो होती है ना, कोशिका पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती ना, पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती कोशिका, ठीक है, किससे बनी होती है, पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे क्या होता है कि कोशिका का विभाजन होता है, और वही पुरानी कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका क्या करते, निर्माण करती है, और यह पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। और इसी का नाम का पड़ा साथियों, कोशिकांग। का नाम पड़ा, कोशिकांग। तो क्वेश्चन तुमसे पूछ लेके बताओ, कोशिका किससे मिलकर बनी होती है, तो किससे मिलकर बनी होती है, कोशिकांगों से मिलकर बनी होती है। और यहीं से क्या होता है, शरीर का निर्माण का शुरुआत हुआ। तो सबसे पहले क्या होता है, कोशिकांग होता है। जब कई कोशिकांग मिलेंगे ना, जब कई कोशिकांग मिल जाएंगे तो उन्होंने किसका निर्माण कर देगा, कोशिका का। जब कई कोशिकांग मिल जाएंगे तो निर्माण किसका करेगा, कोशिका का। और जब कई कोशिका मिल जाएंगे तो निर्माण किसका हो जाएगा, उत्तक का। जब कई उत्तक मिल जाएंगे तो निर्माण हो जाएगा अंग का। जब कई अंग मिल जाएंगे तो निर्माण हो जाएगा अंग तंत्र का, ठीक है। और जब कई अंग तंत्र मिल जाएंगे तभी निर्माण हो जाएगा शरीर का। किसका निर्माण हो जाएगा, शरीर का। आई बात समझ में। तभी हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, कोशिका में है, उसके नीचे कोशिकांग है। तो प्रत्येक कोशिकांग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग जंतु कोशिका में पढ़ेंगे, उसके बाद पादप कोशिका, यानी कोशिका की संरचना के बारे में ना। अगर हम कोशिका की संरचना की बात करते हैं कि कोशिका की संरचना में क्या क्या आता है, कोशिका की संरचना, अगर हम कोशिका की संरचना की बात करते हैं तो इसमें 3 भागों में हम लोग बांट लेंगे। कोशिका संरचना को हम लोग कितने भागों में बांट लेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। पहला तो बांट देंगे झिल्ली, ठीक है, यानी जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव। दूसरा का में क्या बांट देंगे, द्रव, ठीक है। और तीसरा में क्या बांट देंगे, केंद्रक। क्या हो जाएगा, केंद्रक। तो केंद्रक में ही क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम। अब इसी क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए। अब इसी डीएनए में क्या होता है, आरएनए। इसी डीएनए में आरएनए क्या होता है, जीन होता है ना। इसी डीएनए में क्या होता है, तो जीन होता है। क्रोमोसोम में क्या होता है, आरएनए भी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आरएनए भी पाया जाता है, ठीक है। तीनों याद रखना कि केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए और क्या होता है, जीन होता है। अगर हम बात करते हैं इस द्रव, इस द्रव को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में जो होता है ना, सेल ऑर्गेनल होते हैं। कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। एक होता है दोहरी झिल्ली वाला, एक क्या होता है, दोहरी झिल्ली का। एक होता है एकल झिल्ली, एकल झिल्ली। और एक होता है बिना झिल्ली का ना, झिल्ली रहित। एक क्या होता है, झिल्ली रहित।
ठीक। अब यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पे झिल्ली होता है तो झिल्ली भी कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, सब पता है। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। यहाँ पे क्या होता है, कोशिका झिल्ली हो जाता है। दूसरा क्या होता है, कोशिका भित्ति। अगर हम बात करेंगे कोशिका भित्ति की ना, तो कोशिका का हो जाएगा भित्ति। तो दूसरा पॉइंट जो आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोशिका भित्ति आ जाएगा। दूसरा पॉइंट का आ जाएगा, कोशिका भित्ति आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे दोहरी झिल्ली में कौन कौन कोशिकांग आते हैं, तो दोहरी झिल्ली में पहला हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा में कौन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद होता है लवक। क्या होता है, लवक होता है। अगर हम बात करें एकल झिल्ली में, अगर हम इधर पढ़ लें तो एकल झिल्ली में आ जाएगा तुमको गोल्गी बॉडी। ठीक है, कौन आ जाएगा, गोल्गी बॉडी आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम आ जाएगा। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ER आ जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब झिल्ली रहित में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। क्या पढ़ लेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो तुमको याद रखना है कि कोशिका संरचनाएं जो होती है ना, वो 3 भाग में अगर हम बांट सकते हैं। पहला झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है। द्रव में बांटेंगे तो कोशिका द्रव्य होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रिका भी होता है ना। इस केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रिका भी होता है, याद रखना है, केंद्रिका। न्यूक्लियोलोलस होता है। उसके बाद क्रोमोजोम, DNA, RNA का होता है, जीन होता है। यहाँ पे कोशिका द्रव्य में कोशिकांग होता है। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, तो कोशिकांग, कोशिकांग। अब यही कोशिकांग का होता है, दोहरी झिल्ली का होता है, एकल झिल्ली का होता है, झिल्ली रहित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने झिल्ली होते हैं, 2 झिल्ली होते हैं, यानी दोहरी झिल्ली को बोली माइटोकॉन्ड्रिया। तो लवक जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, और क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इधर हम लोग बात करें तो क्या होता है, राइबोसोम। ठीक है, तो आज हम लोग कितना ही रखते हैं, क्योंकि आज कोशिका की सामान्य जानकारी थी। अब कल की क्लास जो होगा ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, कोशिका झिल्ली से। कहाँ से शुरुआत कर देंगे, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली, उसके बाद कोशिका भित्ति, तब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा होगा साथियों, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों पर जरूर से जरूर शेयर करो। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिका झिल्ली को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी जरूर करना, कमेंट करना जरूर, तो सबको मोटिवेशन मिलता है कि भाई आप लोग, पता चलता है कि आप लोग क्लास देख रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सबों को जय हिंद, थैंक यू।